जय हिंद दोस्तों। मैं हूं वसुधीर कौनते और आज हम लोग फर्स्ट क्लास करने वाले हैं अपनी यूपीएससी का जो 2026 का पेपर आया था उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, खासकर हिस्ट्री के देखेंगे हम लोग। दो स्टेप में देखेंगे। एक बार यहाँ पहले आप नज़र डाल लो। हालांकि जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को पता होगा किस तरीके का हिस्ट्री टफ आया है। हिस्ट्री टफ नहीं आया तो कम से कम ऑप्शन या फिर लैंग्वेज उनका उस हिसाब से सेट किया गया है कि पूरी तरीके से बच्चों का जो भी स्ट्रेटजी था कि हिस्ट्री का कम से कम 50-50 कर लेंगे, वो सब गड़बड़ा गया है। 2026 वाला पेपर, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं। 2026 वाला पेपर एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के। एग्जैक्ट 20 में से अच्छे खासे जो थे मेजोरिटी टफ लगे, या कम से कम एक फिक्स सोर्स में से नहीं थे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कराने का कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों के एग्जैक्ट कहाँ से आए ये बता दूंगा कि नहीं 20 के 20 हो जाएंगे, ये दावा नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैंने इस बार पेपर नहीं दिया है, पर मैंने लास्ट बार और उससे लास्ट बार पेपर दिया था और मैंने मेंस लिखे हैं। ठीक है, एक बार देख लो। 20 क्वेश्चन आए थे जो मैंने वो किया है। 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी सोर्स में से नहीं थे, कम से कम उस वेल नोन सोर्स में से नहीं थे जो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बोला जाता है। 16 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से थे, कुछ आंशिक थे, कुछ पूरी तरीके से। अब इसमें ओल्ड वाली भी आएंगी तीनों, जो एंशिएंट मिडुअल आर.एस. शर्मा की है, सतीश चंद्रा की है, बिपिन चंद्रा की है। न्यू वाली थीम में से भी आएंगी और फाइन आर्ट, ये स्पेशली इसमें से 4 से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जिसको सब नेगलेक्ट करके जाते हैं। इवन लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं इसकी जगह, पर मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट का सोर्स है। ओल्ड में हम देखेंगे बिपिन चंद्रा का जो एनसीईआरटी है, या तो उसमें उसको करेंगे, उसमें से आए, या फिर एक बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस करके है, पेंगुइन से पब्लिश है और इसका कोई एनसीईआरटी नहीं है। पर उसी तरीके का एनसीईआरटी इनका जो ओल्ड वाला है वो है। जो 4 क्वेश्चन आए थे किसी वेल नोन सोर्स में से नहीं थे। जिन्होंने बहुत हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है या जो यूपीएससी पढ़ते हैं उनके लिए कम से कम एक ऐसा था जो होना बहुत मुमकिन था, जो प्लेस वैल्यू वाला वो था। प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन था गुजरात में जो था, स्थानीय मान वाला। ठीक है, देखेंगे 3 ऐसे थे जिसको नॉलेज, जो थोड़ी बहुत आपका हिस्ट्री का नॉलेज है, अदर नॉलेज है, प्लस कॉमन सेंस से थोड़ा थोड़ा किया जा सकता था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 में से 20 क्वेश्चन किए जा सकते थे, सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 में से 20 क्वेश्चन किए जा सकते थे, पर कम से कम मेजोरिटी 12 से लेकर 14 तक किए जा सकते थे। देखो, आप कितना भी कोचिंग पे डिपेंडेंट रह लो, आप कितना भी उसके लिए न्यू तरीके की जो कोचिंग्स की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो निकलती हैं कि ये ब्रीफ में पढ़ लो, वो ब्रीफ में पढ़ लो, उन सब पे कितना भी डिपेंडेंट रह लो, यूपीएससी का 2026 का पेपर समझ के, जो 2023 से ट्रेंड समझ में आना शुरू हो गया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और टफेस्ट उनका वो गया था 2026 तक, उनका लगातार प्रयास ये रहा है कि आप स्टैंडर्ड सोर्स की ओर लौटें, बेसिकली एनसीईआरटी की ओर लौटें, स्पेशली हिस्ट्री में तो खासकर। हाँ, उन्होंने एनसीईआरटी का सोर्स बहुत वाइड कर दिया है। अब सिर्फ 3 किताबों तक नहीं रहने दिया है, अब आपको एनसीईआरटी लगभग ज़्यादातर पढ़नी पड़ेंगी और फाइन आर्ट्स वाली किताब बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। जो 4 क्वेश्चन थे जो बहुत टफ थे, मैं एक जैन रिलीजन वाला मानूंगा, जो 4 गति हैं मानव जीवन की, एक प्लेस वैल्यू सिस्टम वाला मानूंगा, स्थानीय मान प्रणाली वाला, और एक नदियों का जो प्रवाह परिवर्तन हो गया था, सतलुज, यमुना और सिंध, यानी इंडस का आपस में वो हो गया था, यानी जो टेरेन का झुकाव किस तरफ हुआ था इसको लेके था। और क्षेत्रपत्नी, फील्ड मिस्ट्रेस, ये वाला जो टर्म था, ये चारों बहुत टफ थे। मैं जो मानूंगा इनमें सबसे टफेस्ट था जो प्लेस वैल्यू सिस्टम था, जिसको कॉमन सेंस से भी नहीं किया जा सकता था एक सेंस में। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फिर भी दिमाग लग सकता था। हम आधे लगभग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे थे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कर दूंगा फटाफट या तुम कर लेते, मैं उस तरीके का दिमाग लेके चलूंगा कि कोई 2026 के पेपर में बैठा है और वहाँ अगर वो थिंक कर रहा है पेपर में बैठ के, पेपर में सिट है, पेपर में बैठा है, और वहाँ उसका किस तरीके से दिमाग चले। आगे चलते हैं। हिल्टन यंग कमीशन का क्वेश्चन देख लो आप लोग। हिल्टन यंग कमीशन है 1956 में, इन्होंने आर्टिफिशियल डिसाइड किया था। क्या डिसाइड किया था? जो रेगुलेशन रेट है रुपए स्टर्लिंग का, ब्रिटिश सरकार ने क्यों किया था। अब यहाँ हम पे मान के चलो कि हमने ये स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़ा, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम में नहीं आता,
आता भी है तो शिलिंग पेन से रिलेटेड आता है, शिलिंग और पेन से रिलेटेड आता है। कहाँ आता है? जब गांधी जी मांग रखते हैं अपनी नमक सत्याग्रह से पहले, पर उसमें भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हम, तो ये सीधा स्पेक्ट्रम में नहीं आता। पर ये क्वेश्चन है बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंसी, या फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा वाली, उसमें थोड़ा आंशिक तौर पे दे रखा है। मैंने आपको सोर्स बता दिया। अब क्यों अंगीकार किया गया इसको देख लो। तो क्यों अंगीकार नहीं किया गया होगा, सबसे पहले आपको इसको देखने का जरूरत है। भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए, यानी कि इंडियन बिजनेसमैनों को ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल या वैसी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि वो एक तरीके के से स्वदेशी उद्योग की कभी नींव ही नहीं रखना चाहते थे। इसको काट देंगे। कपास उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जब हम कपास उपज पढ़ते हैं तो कब पढ़ते हैं? यूएसए का सिविल वॉर के टाइम पढ़ते हैं। सिविल वॉर के टाइम 1880-1870 के टाइम, जब भारतीय निर्यातकों को बढ़ावा दिया गया था और 10 साल के अंदर उल्टा हो गया था, तो वो भारतीय कपास की जो उपज होगी उसका निर्यात लगभग 1926 और 1930 के आसपास उतना नहीं था, और इन लोगों को फायदा देने का ब्रिटिशर्स का कोई भी मूड नहीं था। तो ये सोचो, कॉलोनियल पॉलिसी है, साम्राज्यवादी पॉलिसी है, तो भारतीय निर्यातकों को क्यों फायदा देने लगी? अगर हुआ भी था तो वो यूएसए और सिविल वॉर के टाइम पढ़ते हैं 1880 और 70 के आसपास, जब इसका फायदा किसानों को भी नहीं मिला था, तब दलालों को मिला था, ठीक है। और 10 साल के बाद वो रिवर्स हो गया था। और देख लो, स्वर्ग के सापेक्ष रुपए के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए। भाई साहब एक बात बताओ, स्वर्ग के सापेक्ष तो तब होगा गोल्ड और डॉलर का सिस्टम कब चला है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरीके से। उससे पहले कौन था डोमिनेंट? कौन था डोमिनेंट? था ब्रिटिश। एक समय था फ्रांस था, एक समय था जर्मनी हुआ, और फिर एक समय था फ्रांस था, एक समय ब्रिटिश हुआ, और फिर थोड़ी समय के लिए जर्मनी हुआ, और फिर लंबे समय के लिए यूएसए है जो टिल डेट तक है। तो आप लोगों को हल्का सा भी इंटरनेशनल उसका नॉलेज होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हमने रिजल्ट पढ़े होंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉलर प्लस गोल्ड एक लंबे समय तक रहा है। फिर जो ऑयल क्राइसिस आया उसमें डॉलर को बना दिया गया पेट्रो डॉलर, पहले गोल्ड के साथ तुलना में चलता था। तो यानी कि उस समय गोल्ड के हिसाब से इंटरनेशनल व्यापार नहीं होता था, तो उसके सापेक्ष मूल्य ह्रास रोकेंगे कैसे? तो लगभग 3 आपकी अदर नॉलेज से और एक कॉमन सेंस नॉलेज से कट जाएंगे। इसको देख लो, भारत से प्रेषित धन के प्रभाव में सहायता देने के लिए, यानी भारत से जो रेमिटेंस जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर वो चाहे इंटरेस्ट की शक्ल में जा रहा है, चाहे वो रेंट की शक्ल में जा रहा है, चाहे वो पे देने की शक्ल में जा रहा है, उस हर शक्ल में ये कॉलोनियल थ्योरी से आपको समानता करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो मेरे हिसाब से अगर नहीं भी आता है तो आप इसको करने के उसमें थे। आप देख लो, रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया, यानी कि पे के रूप में, पे हो रेंट हो, चाहे सैलरी के रूप में हो। आगे देख लो, यहाँ मैंने एक मैप लगा रखा है, देख लो। आर्टिफिशियल फिक्स हाई रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट ऑफ फर्स्ट 60 pre-established Hilton Young Commission in 1926 maintain the high exchange value of rupees in order to ensure the flow of remittance। आगे चलो, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली ये पढ़ना था, पर ये बेसिकली आप लोगों को ये दिमाग खुद ही लगाना था। पाली ग्रंथों में कहापड़, निक्खा, कंस और काकटिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट है। पाली ग्रंथों से साक्ष्य की पुष्टि हुई है कि आहत सिक्के जो थे वो चांदी के बने हुए थे, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है। ये आपने 2 कथन दे दिए। अब इनके हिसाब से आप लोगों को ये देखना है इन 2 कथनों को। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ मोटे मोटे तौर पर कॉइन्स बता रखे हैं कि साहब कॉइन्स का जो फर्क था वो क्या था? शहरी जीवन का उद्भव हो रहा था, मुद्रा अर्थव्यवस्था चालू हो रही थी। इनसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना कि इनमें सही बोल रखा है कि नहीं, हालांकि इन दोनों में सही बोल रखा है, स्टेटमेंट में बताऊंगा क्यों। पर ये हो रहा था कि नहीं, ये सिंपल सा बात है। कॉइन से अपने आप है कि अर्बन लाइफ बढ़ेगी, सबको पता है। उससे पहले वाटर सिस्टम होता था रूरल लाइफ में, या जो सेमी अर्बन थी, और मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण होगा अपने आप में, ताकि बड़े एम्पायर बन सकें। ये देख लो। अब पाली ग्रंथों की बात आएगी, सबसे पहली लैंग्वेज कौन थी? संस्कृत तो नहीं थी। सबसे पहली लैंग्वेज कौन थी? जो हड़प्पा थी, वो हमने पढ़ी तो नहीं है। तो महाजनपद के समय हमने गौतम बुद्ध पढ़े होंगे, बुद्ध पढ़े थे। बुद्ध के जो ज़्यादातर वो टेक्स्ट लिखे गए हैं, विनय पिटक, धम्म पिटक, ये किस में है? पाली में है। और महाजनपदों की सबसे ज़्यादा जानकारी किस में है? पाली में है।
पाली और बुद्ध ग्रंथों में है, तो सिक्कों का कॉइन्स का सबसे पहले मेंशन कहाँ आएगा, क्योंकि संस्कृत तो फर्स्ट एडी में शुरू हुई है अपने आप में, तो पाली ग्रंथों में आएगा अपने आप। ठीक है, पाली ग्रंथों में आएगा अपने आप। देख लो, कहा पढ़, पढ़ का मतलब क्या होता है, पीछे लगे हुए पढ़ का मतलब ही सिक्का होता है अपने आप में। हमने निक्खा, कंस, काकन का, हालांकि तीनों एनसीईआरटी में से, 12th की एनसीईआरटी थीम सेकंड में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाई है, पर उस सब के बावजूद अगर हमें देखना हो, पाली सबसे पहली समझ में आने वाली लिखने वाली लैंग्वेज एक में से है। जो हड़प ऋग्वेद वगैरह लिखे गए थे उस संस्कृत में थे अपने आप में, जो मौखिक तौर पे यूज होती थी और जो प्री संस्कृत रूप थी अपने आप में। असली संस्कृत, ग्रामेटिकल संस्कृत फर्स्ट एडी या फर्स्ट बीसी के आसपास लिखना शुरू हुई है, और पाली ग्रंथ 7 से 8 सेंचुरी में लगभग शुरू हो गए हैं, और बुद्धा के समय 6 बीसी, एडी नहीं सॉरी बीसी, और 6 बीसी में अपने पीक पे थे जब बुद्ध ग्रंथ लिखे जा रहे थे या महावीर के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो अपने आप में। ठीक है, अब आह सिक्के, आप लोगों को पता है महाजनपद में कौन से सिक्के मिलते हैं साहब, आह सिक्के, पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के कैसे होते हैं, धातु को पिघला के उस पर जो ठप्पा लगाया जाता है, ठप्पा किसका, नेचुरल चीज़ों का, मोर का, चंद्रमा का, सूर्य का, तारों का, इन सब चीज़ों का, शुभ चीज़ों का, नाक का, हिरन का, कबूतर का, इन सब चीज़ों का। ये देख लो, ये देख लो, आपने देख लिया अर्लीस्ट इंडियंस कॉइन्स, इस तरीके के जो सिक्के बनाए ढाले जाते थे, यानी कि धातु को वो कर दो, उस पर ठप्पा ऐसा लगाओ जिससे कि उस जानवर का प्रतीक हो। तो आज सिक्के ज़्यादातर चांदी के थे, क्योंकि गोल्ड के किसके मिलेंगे, इंडो ग्रीक्स के मिलेंगे, गुप्ता के मिलेंगे और कुशांस के मिलेंगे। आपने मेजोरिटी आपने एनसीईआरटी में यही पढ़ा होगा, तो चांदी के मिलते हैं, और सीसा के सातवाहन के समय मिलते हैं, सीसा के। तो बेसिकली ये भी सही है, ये भी सही है। और जब कॉइन्स होंगे तो क्या होगा, शहरी जीवन का उद्भव होगा, तभी तो महाजनपद बनना शुरू हुए थे सेमी अर्बन के तौर पर। महाजनपद से क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य, नंद साम्राज्य बनना शुरू हुए थे, और मुद्रा अर्थव्यवस्था की तरफ, क्योंकि बड़ी सेना रखना आसान हुआ, प्रशासन चलाना आसान हुआ, मुद्रा अर्थव्यवस्था से मजदूरी कराना आसान हुआ। तो आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे देखो, नागर शैली के शिखर कौन कौन से हैं साहब, नागर शैली के शिखर कौन कौन से हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो हैं दशावतार मंदिर और हुच्चमंगलगुड़ी होल करके। अब एक चीज़ देख लो, नागर शैली मतलब नॉर्थ इंडिया में पाई जाएगी, ये बात है। मिड में पाई जाएगी बेसर शैली, ठीक है, और नीचे कौन सी पाई जाएगी, द्रविड़ शैली। अब बेसिकली हमने इसमें से क्या सुना हुआ लग रहा है, दशावतार क्यों सुना हुआ लग रहा है, भारत के जो प्रथम मंदिर थे 5th एडी और 4th एडी में बनना शुरू हुए, कहाँ शुरू बनना शुरू हुए, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी नागर शैली, यानी कि फर्स्ट नागर शैली, प्री नागर शैली, नागर शैली का प्रारंभिक रूप, क्योंकि 5 चरण में बनी है नागर शैली, तो उसका फर्स्ट रूप जो था, और वो कहाँ है, वो गुप्ताओं के समय बनना शुरू होते हैं वैष्णवों के मंदिर। कहाँ, भीतरगांव, भीतरगांव दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरगांव, दशावतार देवगढ़ का मंदिर। हमने यही तो सुना था, यही सुना था। तो अपने आप में दशावतार देवगढ़ का, यूपी ललितपुर के आसपास, ये अपने आप हो जाएगा। और ये जब अपने आप हो जाएगा 3 3 3, ये किसमें, 3 में। और इनमें से वेल नोन सुना हुआ किसमें, हमने जो वेल नोन सुने हुए हैं, जो एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, मान के चलो हमने मल्लीगुड़ी नहीं पढ़ा, हमने मालगट्टी शिवालय नहीं पढ़ा, पर हम लोगों ने विरूपाक्ष और दशावतार तो पढ़ा होगा। दशावतार के बेस पे हम 3 ये वो ले आए। विरूपाक्ष मंदिर को देख लो अपने आप में, पटडक्कल। विरूपाक्ष साहब हमने कहाँ पढ़ा है, विरूपाक्ष उनके प्रिय देवता थे, किन के साहब, विजयनगर के, विजयनगर के हमने राजा पढ़े हैं कृष्णदेवराय, फेमस हैं कृष्णदेवराय से, हालांकि पहली बन गया था ये मंदिर, पर पढ़े तो हमने विरूपाक्ष राय के समय। और यहाँ क्या दे रखा है, पटडक्कल साहब, पटडक्कल दे रखा है, तो अपने आप में एक कट जाएगा तो चौथा कट जाएगा। अब इनमें से 2 ऑप्शन बचते हैं, कम से कम हम 50-50 पे पहुंच रहे हैं, बिना बहुत ज़्यादा ये बोले कि हिस्ट्री में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो एक बार ये देख लो भले आप, ठीक है, ये देख लो, दशावतार मंदिर है, विष्णु के 10 अवतार हैं। प्री नागर शैली में, यानी कि नागर स्टाइल के जो 5 चरण चले थे, उसकी पहली चरण में है, गुप्ता एरा में है, ललितपुर और झांसी के आसपास है, एक कानपुर के पास भीतरी मंदिर भी है, ठीक है, ये देख लो। और ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है साहब, विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी, देवराय की राजधानी, विजयनगर का एम्पायर, बहुत फेमस मंदिर, जिसको राक्षस तालिकोटा के समय हम्पी को नष्ट किया गया था 1565 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री। अब ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था
कि ये क्वेश्चन को देख लो आप लोग, डायरेक्ट नहीं आएगा पर हम बेसिक कॉमन सेंस से कर सकते हैं। ये पूछ रहा है जैन धर्म, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, हम मानते हैं कि ये अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते थे, जीव हत्या बिल्कुल नहीं करते थे, हर चीज़ में आत्मा मानते थे। कॉमन चीज़ तो यही पढ़ी है हम लोगों ने, यही पढ़ी है ना। तो हम इसको बिना नॉलेज के भी एक सेंस में कर सकते हैं। इसके 4 मुख्य रूप में, मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूप है, 4 गति हैं, उनमें कौन सा नहीं है? तो तिर्यंच यानी पशु और मानव, अस्तित्व और आत्मा हम किस में भी मानते थे? हम यानी जैन धर्म का बोल रहा हूँ, वो चट्टान में भी मानते थे। पिछले साल भी प्री में क्वेश्चन आया था, पिछले से पिछले साल, चट्टान, पानी, सब में। तो पशु और पादपों में तो अपने आप में एक जीवन का अस्तित्व हम मानेंगे। तो अपने आप काट दो इसको, यानी कि जैन धर्म का जो सबसे फेमस अपने आप में सिद्धांत है वो तो यहाँ मैच ही नहीं खा रहा है, तो अपने आप काट दो, यानी कि इसको तो मानते थे वो। और देव बौद्ध और जैन दोनों मानते हैं, यानी कि मानव कोई भी इस तरीके की तपस्या करके, इंद्रियों पर संयम करके देवताओं की कोटि में पहुंच सकता है। जिन, जो गौतम वो महावीर को रूप मिला तपस्या के बाद, क्या बोला गया? जिन, यानी कि विजेता अपने आप में, यानी कि वो देवताओं की कोटि में पहुंच गए थे। इस रूप को भी मानते हैं, इस रूप को भी मानते हैं। अब हमें साहब इन दोनों में से नहीं पता, तो यक्ष, अर्धदेव अर्धदेव वैसे तो बुद्ध, हिंदू और जैन तीनों में माना जाता है, पर आपने यक्ष, ईमानदारी से बताओ, अगर सुना होगा तो कहाँ सुना होगा? या तो यक्ष आपने सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म में सुना होगा, जो बरहुत के स्तूप हैं, जो सांची के स्तूप हैं और जो बाकी के स्तूप हैं, वहाँ पे यक्ष दरवाज़ों पे मिलेंगे। साउथ के जो टेम्पल्स हैं हिंदुओं के, उनमें यक्ष बाहर मिलेंगे, आपने मेजोरिटी। और बुद्ध की, यक्ष की एक दीदारगंज वाली मूर्ति मिलेगी, सुल्तानगंज में जब बुद्ध की मूर्ति मिलती है उसी समय परखिम में यक्ष और यक्षिणी की फेमस मूर्ति मिलती है। तो एक तरफ से सबसे ज़्यादा ये रिलेटेड किससे हैं? ये रिलेटेड है बुद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से। यानी स्टार्टिंग में बुद्ध धर्म से थे, बाद में हिंदू धर्म ने अपना के उसको द्वारपाल का रूप दे दिया और लोकल देवी देवताओं का रूप दे दिया। तो इसको हम हटा देंगे। जैन धर्म में थोड़ा सा आंशिक तौर पर मान्यता जरूर है, पर हम मेन स्ट्रीम में रिलेटेड नहीं करते हैं यक्ष को। और अर्ध धर्म का उनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मानव बच जाता है। तो मानव तो तपस्या करके ईश्वर रूप में पहुंच रहा है, कौन पहुंच रहा है? मानव। तो अपने आप में क्या आ जाएगा? यक्ष, जो नहीं है। देख लो इसमें अच्छे से। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, बाघ गुफा हल्ली सालस से चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं? अब साहब क्या फेमस है इसमें? हमने मेजोरिटी के पढ़ी हैं, एलोरा पढ़ी हैं, अजंता पढ़ी है, बाघ पढ़ी है, ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी पढ़ी हैं, और कौन सी है? नागार्जुनी गुफा पढ़ी है। कम से कम ये फाइन आर्ट में पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया में पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स में पढ़ते हैं और एनसीईआरटी की बाकी चीज़ों में पढ़ते हैं। 3 में तो कम से कम पढ़ते हैं। अगर मुझे कम से कम ये क्वेश्चन ना भी आ रहा तो क्या आ रहा है कि बाघ गुफा बेसिकली हमें पता है एमपी के धार में पड़ती हैं, और किससे रिलेटेड नहीं है? हम, अगर आप कंफ्यूज हो तो बुद्ध धर्म या वैष्णव धर्म से रिलेटेड मान सकते हो, पर शैव धर्म से तो रिलेटेड नहीं है। कैलाश पे जो शिव और पार्वती का चित्रण हो रहा है वो किस लिए फेमस है आपको पता है? सबसे ज़्यादा फेमस है एलोरा अजंता की गुफाओं में, एलोरा में मिलता है, ये शायद एलोरा में मिलता है। आप लोग देख लेना ये वाला चित्र, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये वाला चित्र, ये यानी कि कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे हुए हैं, और ये कैलाश पर्वत है, इसको रावण, 10 भुजाओं वाला आदमी है, वो रावण हिला रहा है। देख लिया आप लोगों ने? कैलाश पर शिव और पार्वती का चित्रण किस पे है? एलोरा पे है। हम इतनी बार पढ़े, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी का रिवीजन भी किया है तो उसमें अपने आप कट जाएगा। और क्या, समुद्र मंथन भी किससे रिलेटेड है? शिव से रिलेटेड है, ये भी अपने आप कट जाएगा। क्योंकि अगर समुद्र मंथन होता है, वेल नोन फैक्ट होता है, जैसे कैलाश पर शिव और पार्वती का, 2 कट जाएंगे, 50-50 रह गए हम लोग। अपने आप में आप इन दोनों में देख लो, आपको टर्म पे आना पड़ेगा। हिंदी वाले हैं तो थोड़ा समझ जाएंगे। हास्य माने जॉय, और हल्ली सालस, यानी कि टर्म ही इसका होता है जॉय से रिलेटेड कुछ भी, यानी कि चिंता, मेडिटेटिव से रिलेटेड नहीं है, चिंता से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कि यहाँ बुद्ध से रिलेटेड कुछ कंफ्यूज का है, पर हम कम से कम 50-50 में पहुँच गए। पर फिर भी जो थोड़ा भी पढ़े हैं, जॉय करना, हंसी करना, ये अपने आप में वो करना,
हंसी, हल्ली हल्ली अपने आप में मतलब जॉयफुल एक तरीके का, हिंदी वाले जो इसको आराम से समझ जाएंगे टर्म से ही। तो एक आनंदमय लोक नृत्य है। हालांकि उन्होंने कोई वेल नोन फैक्टर नहीं दिया है, पर टर्म के हिसाब से निकालने को और गुफा के हिसाब से निकालने को माना है, दो अपने आप कट जाएंगे। तो ये क्या है, एक फोक डांस है। उस गुफा में आदमी और पुरुष कर रहे हैं आपस में मस्ती करते हुए। ये देख लो, ये चित्र है, बाघ गुफा का ही चित्र है। ये बाघ गुफा है, धार में मिली है जो, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, ये मैंने हटा ही दिया था, तो आप लोग बेसिकली ये देख चुके हो। चलो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। मैंने बस बताया है कि मैक्सिमम एनसीईआरटी में से आया है, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बाहर से आए हैं, बहुत ज़्यादा वैसी किताबों में से आए हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए लिखी जाती है, पर उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन फिर भी किए जा सकते थे। मैंने अभी जैन वाला बता दिया कि जैन वाला कैसे किया जा सकता था, बाकी क्वेश्चन भी बताऊँगा। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम लोगों का ये हो गया।